everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss everything about chemistry. Chemistry का पेपर कहाँ से बनता है, केस बेस्ड की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, MCQs के लिए क्या करना है एंड जो हमारे वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हमें कहाँ से करनी है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड जैसे मैंने मैथ्स के लिए वीडियो बनाई थी, यू पीपल गेव मी अ ग्रेट रिस्पॉन्स इन दैट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर दैट. लिंक उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन केस किसी भी स्टूडेंट ने नहीं चेकआउट करा है. हर एक चीज हमने उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर ली है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में. वही सेम चीज ना हम आज केमिस्ट्री के पेपर के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से केस बेस्ड प्रैक्टिस करने हैं, MCQs के लिए क्या करना है एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है. उसके लिए मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड कर रखी है, वो डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लेना. सारी प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सैंपल पेपर का एनालिसिस. ठीक है, तो हमारा जो 2023 का सैंपल पेपर है उसमें हमारे पास 5 सेक्शंस हैं. सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है उसमें हमसे MCQs पूछे जाएंगे टोटल 18 मार्क्स के. ठीक है, 14 इसमें MCQs हैं और 4 हमसे इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. जैसे मैथ्स में तो सिर्फ 2 पूछे जा रहे थे बट यहाँ पे 4 असर्शन रीजन पूछे जा रहे हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेक्शन बी, तो इसमें 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क्स ईच, विच मींस यहाँ पे 14 मार्क्स कवर हो गए. ठीक है, फिर सेक्शन सी हमसे पूछा जा रहा है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, तो विच मींस 15 मार्क्स इधर पे कवर हो गए. फिर सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पे हमसे केस बेस्ड 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इसमें भी ना इंटरनल चॉइसेस है विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू पीपल. और यहाँ पे 4 मार्क्स का एक केस बेस्ड रहेगा विच मींस टोटल इधर पे 8 मार्क्स हो गए. फिर लास्ट सेक्शन की बात करें तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 मार्क्स ईच, विच मींस इधर पे 15 मार्क्स हमारे कवर हो गए. ठीक है, अब अगर तुम सोचो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नहीं. सैंपल पेपर अगर चेक करोगे ना एंड इवन द प्रीवियस ईयर्स, तो जब भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके सब पार्ट्स बना दिए जाते हैं, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट ये नहीं रहता है करना. ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ये वाले सेक्शन की विच इज द सेक्शन ए, तो ये 18 मार्क्स कवर कर रहा है ना, विच मींस इट इज इंपॉर्टेंट. MCQs और असर्शन रीजन इसमें आने वाले हैं. बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रही है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें. अगर तुम जितने सैंपल पेपर्स है ना खुद से भी एक बार चेक करोगे ना, क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं बने हैं. अगर तुम लोगों ने वन शॉट्स भी कर रखे हैं तो इजीली वो MCQs को तुम आंसर कर सकते हो. MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो मेनली सैंपल पेपर्स से. सारी सैंपल पेपर्स PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, नेम स्टडी वेयर हाउस है, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. चेकआउट कर लेना सैंपल पेपर्स, जहां से भी फ्री मटेरियल तुम लोग को मिल रहा है वहां से प्रैक्टिस करते रहो. बहुत ज्यादा तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इसके लिए ना मेन प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है. अगर तुम लोग को चैप्टर आता है तो इजीली यू कैन डू द MCQs बिकॉज ऑब्वियसली वो 1 मार्क्स का ही है, तो उतना डिफिकल्ट तो इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है. असर्शन रीजन की अगेन बात करें तो इसमें प्रैक्टिस कर लेना कि हमें आंसर किस बेसिस पे करना है, कि असर्शन हमारा करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी या फिर नहीं. ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला जिसमें हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने हैं ना उससे ही हमारे पास मेनली ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. एंड अगर हम केस बेस्ड की बात करें तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑर्गेनिक से तो एक बनेगा ही बनेगा. ठीक है, दूसरा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री से डेफिनेटली बन सकता है. तो इसमें ना हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एंड केस बेस्ड के लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं रहता है. एक हमें खुद ही थ्योरी पैटर्न पूरा गिवन रहता है, एक पैसेज टाइप का, तो उस पैसेज से कुछ आंसर्स तो हमें मिल सकते हैं और बाकी सब तो हमने पढ़ ही रखा है, उसी बेसिस पे हम सिंपली आंसर कर सकते हैं. केस बेस्ड मुझे ऑनेस्टली उतना डिफिकल्ट नहीं लगा, तो केस बेस्ड के लिए बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. अगेन जो सैंपल पेपर से कर सकते हो, इंटरनल चॉइसेस भी है, तो हमें काफी अच्छे क्वेश्चंस केस बेस्ड के देखने को मिल जाते हैं सैंपल पेपर्स में. PDF डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, सारी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना. उसके बाद अब हम हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशंस चैप्टर है. ये वैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में तुम लोग को बता रखा है. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आता है हेनरीज लॉ. ये हमारा ना 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है बिकॉज ये सब पार्ट्स है. एक तो हेनरी लॉ तुमसे पूछ लिया जाएगा या फिर उसके क्या लिमिटेशंस हैं, या एप्लीकेशंस में ना ये रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं जो अगेन हमारे पास 1 मार्क के ही पूछे जाते हैं. जैसे हमारे पास इनॉक्सिया की क्या कंडीशन रहती है, स्क्यूबा डाइवर्स वाला जो क्वेश्चन है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस वाला है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास रॉल्स लॉ है जो कि काफी सिंपल है. रॉल्स लॉ जो भी हमारे पास सोल्यूशंस वो भी करते हैं उनको आइडियल कहते हैं, जो नहीं करते हैं उनको नॉन आइडियल कहते हैं. इसके लिए क्या कंडीशन होती है एंड इसमें कुछ हमारे पास ग्राफ्स भी हैं. ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड ये 3 टर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनसे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं. सबसे पहला है हमारे पास मोलारिटी, फिर मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे भी यूज होता है हेनरीज लॉ में. ठीक है,
उसके बाद आ जाता है आइडियल एंड नॉन आइडियल, जो मैंने बता ही दिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसैलिनेशन ऑफ सी क्या होता है, एंड इसमें हमसे न्यूमेरिकल्स ना डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। हमारा जो डेल टी एफ है, डेल टी बी से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। उसके बाद तो बस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू कैन डेफिनेटली गेट द आंसर, ठीक है। फिर हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर है, ये पहले डिलीटेड था बट अब वापस से आ चुका है वांट ऑफ फैक्टर, तो ये टॉपिक भी हमें प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन, वैसे इसका डेरिवेशन भी है बट वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेने हैं नर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ पे लॉग, एंटी लॉग से रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं जिनको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी, ये किस तरीके से वेरी करते हैं विद डाइल्यूशन, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है या फिर मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है किसी भी सोल्यूशन की, ये सारी चीजें। फिर कोलरॉश लॉ, एंड इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं जो कि मैक्सिमम 2 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोलरॉश लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो 2 एप्लीकेशंस लर्न कर लेना, वही पूछे जाते हैं, एक सब पार्ट में ही आ सकता है। फिर आता है हमारे पास बैटरीज, इसमें हमारे पास प्राइमरी होती है और हमारे पास सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास जो रिचार्जिंग वाली इक्वेशन बनती है ना, वो देख लेना डेफिनेटली, बिकॉज रिचार्जिंग वाली इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली पूछी जा सकती है, 1 मार्क्स में आ सकता है वो, ठीक है। फिर हमारे पास फ्यूल सेल्स, ये वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे सिर्फ आएगा तो एक एमसीक्यू आ जाएगा और इस टॉपिक से आज सच कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर हमारे पास कोरोजन आता है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस हमसे पूछी जा सकती हैं एंड जो बेसिक चीजें हैं कोरोजन से रिलेटेड। देन उसके बाद आ जाते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली, तो डिफरेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वो बहुत सारे बोर्ड्स में पूछा गया है। फिर आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं, जैसे इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है ना, उससे रिलेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक वी हैव टेम्परेचर, वी हैव प्रेशर, रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है। देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का तो डेफिनेटली बनेगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इनके डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस मैंने सब करा रखे हैं, बहुत सिंपल है, एक बार देखोगे तो खुद से ही उसे कर सकते हो इजीली। हाफ लाइफ हमारे पास क्या होती है, तो इनसे रिलेटेड ना न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड हमारे पास 0 ऑर्डर ही है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है हमारे लिए। फिर आता है हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वैसे उतनी ज्यादा नहीं पूछी गई है बट स्टिल मैंने कुछ जो भी जिस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इंक्लूड करा रखे हैं इधर पे, ठीक है। कोलिजन थ्योरी पहले डिलीटेड था, अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस, एक तो इसमें ओरिएंटेशन भी ये क्या कर देता है, इंक्लूड करा देता है, विच मीन्स जैसे बैक साइड अटैक होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ रखा है, वो बेसिक ओरिएंटेशन को ध्यान में रखती है कोलिजन थ्योरी एंड क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, एक सिंपल सा लिमिटेशन है दैट आल्सो यू कैन सी। फिर आता है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें ना रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हमारी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें ना जैसे सबसे पहले तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्यों कहते हैं एंड किन एलिमेंट्स को क्यों नहीं कहते हैं, जैसे हमारे पास जिंक है, कैडमियम है, मर्करी है, तो इनको हम नहीं कहते हैं, तो क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है। और जो बाकी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एग्जिबिट करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ये सिंपल 1 मार्क्स के रीजन वाले क्वेश्चंस में डेफिनेटली आएंगे। फिर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बट अगेन इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, कुछ जो इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना वो बन सकते हैं, लेंदी क्वेश्चंस इससे नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये इनिशियली डिलीटेड था बट अब ये वापस आ चुका है, तो इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है एंड इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनसे रिलेटेड हमारे पास रिएक्शंस बनती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, इसमें नोमेनक्लेचर 1 मार्क्स का तो डेफिनेटली पूछा जाएगा एंड VBT एंड CFT। VBT ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंपाउंड हमें दे दिया जाएगा, लेट्स सपोज मैंने ले लिया NiCN4 2-, कोई सा भी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हमने पढ़ रखे हैं, इनका एक तो नेम करना आ सकता है एंड हमें बताना ऑन द बेसिस ऑफ VBT कि ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है बेसिकली, एंड ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद CFT विच इज द लिगेंड फील्ड थ्योरी या फिर हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, इसके बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास पैरामैग्नेटिक बन रहा है, कौन से में हमारे पास वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री
केमिकल सीरीज, ठीक है, ये बेसिक सा है। उसके बाद है आइसोमेरिज्म। अब ये टॉपिक भी हमारा पहले डिलीटेड था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते थे। दो कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, बताना होगा कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो ये उतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, सब कुछ मैंने वन शॉट में करा रखा है, जितने भी चैप्टर्स है ना, तो वन शॉट डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। इवन कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने उतने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, वन शॉट डेफिनेटली देख लेना। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू चेक द सैंपल पेपर ना, तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था, क्या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले से क्या होता था कि हमारे पास इनऑर्गेनिक और फिजिकल के और भी चैप्टर्स होते थे। ऑर्गेनिक के हमारे पास थोड़े कम होते थे, बट अभी ना 5 चैप्टर्स हमारे पास ऑर्गेनिक के हैं एंड सिर्फ 3 फिजिकल केमिस्ट्री एंड 2 इनऑर्गेनिक के हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखो, इसमें सबसे पहला हमारे पास हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सबसे पहले जितनी नेम रिएक्शंस हैं सारे चैप्टर्स की, और जो नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन है वो कवर कर लेना। फिर उसके बाद ये हर एक चैप्टर में से मैं कुछ टॉपिक्स बता दे रही हूँ। ग्रूव्स प्रोसेस, जिसको हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, ये एज इट इज भी पूछा जा सकता है और कन्वर्जन में भी यूज हो सकता है। फिर आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो कि बहुत सिंपल है, ये हमारे पास पोलर रहता है, क्योंकि हमारे पास जो भी हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों है, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है या फिर नहीं। देन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। एंड इसमें से ये भी टॉपिक हमारा पूछा जाता है कि कौन से हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो SN1 के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से SN2 के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर हैलोएरीन्स की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, एंड इसी के बेसिस पे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में ये रीजन यूज होता है हमारा, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये चीज भी हर जगह पूछी जाएगी, कौन से कंपाउंड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कौन से कंपाउंड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, या फिर किसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी अगर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे ऐड करे हैं तो। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो बेसिक सा है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, ये हमारे पास आ गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रियॉन्स, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा जाता है। देन BHC विच इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एंड देन वी हैव DDT, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नेम IUPAC नेम एंड इसका स्ट्रक्चर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स करेंगे तो हमें अल्कोहल्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन ऑफ दीज अल्कोहल्स, तो हमें क्या मिलने वाला है। फिर डिहाइड्रोजनेशन, दीज टू रिएक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कॉपर का यूज करते हैं। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके किस तरीके से हम अल्कोहल्स बना सकते हैं, बीट प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर एल्कीन्स, अगेन एल्कीन्स का यूज करके भी हम अल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये भी हमारे पास प्रिपरेशन के लिए है ऑफ अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, अगेन अल्कोहल की ज्यादा क्यों होती है एंड क्या रीजन है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है या फिर किससे कम है, एसिडिक कैरेक्टर इसका कैसा है, ठीक है। एसिडिक डिहाइड्रेशन, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। देन ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट, ये दो हमारे पास टेस्ट हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रीवियस चैप्टर में भी। फिर एसिडिक नेचर क्यों होता है अल्कोहल का या फिर फिनॉल का, और सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा फिनॉल पे, ठीक है। और फिनॉल और अल्कोहल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है और क्यों होता है, क्या इसका रीजन रहता है। रीमर टीमैन कोलबे श्मिट, ये हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द विलियम ईथर सिंथेसिस, ईथर से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट ये वाला जो नेम रिएक्शन है ना इसकी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, यहाँ पे रोजनमुंड्स, स्टीफेंस एंड गटरमान कोच, ये हमारे पास नेम रिएक्शंस हो गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ओजोनोलिसिस हमारे पास है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बहुत सारी यहाँ पे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, HCN, साइनोहाइड्रेंस बनते हैं इधर पे, ऑक्सिम्स कब बनते हैं, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद ये सारे टेस्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये तो हमारे इवन कन्वर्जन्स में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के साथ रिएक्शन है, यहाँ पे यूरोट्रोपिन बनता है। फिर एसिडिक नेचर क्यों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, व्हाट्स द रीजन, और सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिक कैरेक्टर पे। फिर फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। फिर एस्टरिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन, ये हमारी कन्वर्जन में भी यूज होती है, एंड एज इट इज 1 मार्क का कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर हेल्वोल हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, अगेन ये एज इट इज भी पूछी गई है, ये कन्वर्जन्स में भी देखी गई है, ये 1 मार्क का कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा वहां पे भी पूछी जाती है, ठीक है। फिर एमीन्स की बात कर लेते हैं, हॉफमैन अमोनिलिसिस ब्रोमामाइड, ये नेम रिएक्शन है, इनका रिडक्शन करेंगे इन कंपाउंड्स का तो हमें एमीन्स मिलते हैं। फिर गैब्रियल थैलेमाइड नेम रिएक्शन है। कार्बोलामीन टेस्ट, ये सिर्फ प्राइमरी के लिए ही होता है हमारे पास। फिर हम आ जाते हैं बेसिक नेचर पे, उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मार्क कर लेना, वो इधर पे मेंशन नहीं कर रखा है।
मैंने करा दिया है वो सब वन शॉट में। देन इज डायएजोटाइजेशन, ठीक है, ये पहले डिलीटेड था, अब वापस से आ गया है ना, ये इसमें से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्या रीजन है, 1 मार्क का बस रीजन बेस्ड पूछा जाएगा। और जितनी हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस है, रिएक्शंस तो यार सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं लर्न हो रही है लिखो उसे, ठीक है, लिखोगे तो डेफिनेटली लर्न हो ही जाएंगी। फिर लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, इनके स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, बाकी तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछे जाते हैं, बट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, एंड जो भी रिएक्शंस है इनसे रिलेटेड, वो सारी रिएक्शंस कर लेना, ये 1 मार्क्स में पूछी जाती हैं। सैंपल पेपर्स देखोगे तो खुद ही यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्ट शुगर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो बेसिक सा है, आएगा तो 1 मार्क्स का है, एमसीक्यू में ही आएगा। फिर हमारे पास प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एंड द फाइब्रस प्रोटीन्स, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है अमीनो एसिड्स की, ज्विटर आयन ये कैसे बनाते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है जो प्रोटीन्स का है, बट ये टॉपिक ज्यादा आते हैं। एंजाइम्स, ये तो बेसिक से टॉपिक्स हैं जो सिर्फ 1 मार्क्स के ही आएंगे, उससे ज्यादा इनकी वेटेज नहीं है, ठीक है। फिर विटामिन की बात कर लेते हैं कि एक मान लो कोई डिजीज दे दी जाएगी, ये कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से हो रही है, ठीक है, जैसे स्कर्वी है तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से हो रही है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एंड वी हैव द न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये चैप्टर ना बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है, एंड जैसे बेसिक से हम क्या पढ़ते थे पहले से कि ये चीजें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, विटामिन हो गया हमारे पास, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव प्रोटीन्स, तो ये सारी चीजें इसलिए हम लोग को प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके सब मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे सैम्पल पेपर में। अगेन मैं एक बार वापस से रिवाइज तुम लोग को करा देती हूँ कि हमारे पास जो केस बेस्ड है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक से आएंगे, तो हमें ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर एक सेक्शन में ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी मैंने बता दिया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर मान लो कोई भी चैप्टर अभी तक अच्छे से नहीं प्रिपेयर हुआ है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वन शॉट जाके चेकआउट कर लेना, फ्री में मैंने अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, उनका भी यूज कर सकते हो। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.